नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 11th और 12th ICSE का एक महत्वपूर्ण नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। अंक 1 में मैंने पहले ही बता दिया था कि मल्लिका जो कि प्रेमिका थी कालिदास की, उसने कालिदास को मनाकर उज्जैनिया के राजा के पास भेज दिया था। उसके बाद अंक 2 की शुरुआत एक मल्लिका के कमरे से होती है, जिसकी स्थिति पहले से भी ख़राब हो गई है। लिपाई जगह जगह से उखड़ रही है और दीवार पर चित्र भी धुंधले पड़ गए हैं। एक टूटे दीवार पर एक ग्रंथ रखा है तथा चूल्हे के पास रस्सी पर फटे पुराने वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका चौकी पर बैठी है और औषधि पीस रही है और उसकी माँ अंबिका खटिया पर लेटी हुई है। मतलब कि पहले ज़माने पर चौकी जैसा ही रहता था, उसे ही खटिया कहते हैं। और तभी निक्षेप जो कि एक गांव का आदमी रहता है, पुरुष रहता है, वो मल्लिका के घर में प्रवेश करता है और वह मल्लिका की माँ अंबिका के स्वास्थ्य की जानकारी लेता है। अंबिका को 2 वर्ष से ज्वर है, बुखार रहता है, वह दवा भी ठीक से नहीं लेती। मल्लिका भी कमज़ोर हो गई है। इस सब के लिए निक्षेप स्वयं को दोषी मानता है, क्योंकि उसने ही मल्लिका को कहा था कि कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना ले, और जिसके बाद मल्लिका ने कालिदास को मना लिया था और उसको उज्जैनी के राजा के पास भेज दिया था। लेकिन मल्लिका निक्षेप से कहती है कि उसे प्रसन्नता है कि वहाँ रहकर कवि कालिदास ने कई नई काव्यों की रचना की है। और निक्षेप बताता है कि उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, कालिदास ने कई नाटक भी लिखे हैं, तथा यह भी बताता है कि कालिदास का गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह हो गया है, जिनका नाम प्रियंगु मंजरी है। जबकि यहाँ जब कालिदास रहते थे तो उन्होंने मल्लिका से कहा था कि मैं तुमसे विवाह करके किसी प्रेम बंधन में नहीं बंधना चाहता। लेकिन कालिदास हैं वह उज्जैनी जाने के बाद एक गुप्त वंश की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद मल्लिका निक्षेप से कहती है कि यदि वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित न करती तो वह उनकी प्रगति में बाधा बन सकती थी। मल्लिका माँ को दवा देती है और तभी निक्षेप मल्लिका को बताता है कि लगता है आज फिर से कुछ लोग उज्जैनी के राज दरबार से आए हैं, शायद वे राज्य के कर्मचारी होंगे। मल्लिका कहती है कि माँ के कथा अनुसार जब भी कोई राज्य दरबार से आता है तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी फैल जाती है, पर पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था और जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। निक्षेप घोड़े के पैरों का स्वर सुनकर खिड़की के पास जाता है और फिर मल्लिका से कहता है कि उसने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। उसे विश्वास है कि वह कालिदास हैं। वह पर्वत शिखर की ओर गए हैं। राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचान पाए। और निक्षेप कहता है कि मेरी आंखें कभी धोखा नहीं देती, वो ये ज़रूर कालिदास ही गए हैं। वह उन्हें देखने की बात कहकर निकल जाता है। मल्लिका खिड़की के पास जाती है और तभी वह देखती है कि द्वार से 2 नगरी स्त्रियां आई हैं, जिनका नाम रंगणी और संगनी है। वह बताती हैं कि वे दोनों इस गांव में घूमने आई हैं। वे वहाँ के घर व लोगों की जीवन शैली को देखने आई हैं। रंगनी नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, वह नाटक लिखती है, तथा संगनी उसी केंद्र में मृदंग व वीणा वादन सीखती है तथा गीत लिखती है। संगनी मल्लिका का परिचय पूछती है, फिर वो कहती है कि मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। कहकर मल्लिका उन्हें आसन पर बैठने को कहती है, पर वे कहती हैं कि वे दोनों बैठने नहीं, वहाँ का अध्ययन करने आई हैं, वहाँ की जानकारी लेने आई हैं। वे प्रकोष्ठ में एक एक वस्तु का निरीक्षण करती हैं तथा वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विशेष जानकारी चाहती हैं। वह कहती हैं कि जिस प्रदेश ने कालिदास जैसी प्रतिभा को जन्म दिया है, वहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। वे बताती हैं कि वे दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। कवि ने अपने रचनाओं में लिखा था कि जहाँ रत्न और औषधियाँ प्रकाश देती हैं, वे प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं। तभी मल्लिका उन्हें समझाती है कि औषधियाँ प्रकाश नहीं देती हैं,
तभी संगनी कहती है, तो क्या कालिदास अपनी रचनाओं में असत्य लिखे हैं, झूठ लिखे हैं? लेकिन मल्लिका के उत्तर से असंतुष्ट होकर दोनों चली जाती हैं। तभी मल्लिका अपनी कल्पना में कालिदास को संबोधित करके बात करने लगती है। कहती है कि उसने उनकी सब रचनाएं पढ़ी हैं और यह भी कि वह मेघदूत की पंक्तियाँ उसे गा गा कर सुनाएगी तथा अपने हाथ से सिए हुए कोरे पृष्ठ उनके हाथों में रख देगी, जिससे उनकी रचनाओं में कुछ उसका भी योगदान हो सके। और वह यह भी कहेगी कि वह सोच नहीं पा रही है कि कालिदास भी वही हैं या कहीं और। तभी कोई किवाड़ खटखटाता है। वह जाकर अपना द्वार खोलती है। अनुस्वार व अनुशासित दो राजकीय कर्मचारियों को सामने देखकर मल्लिका असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार मल्लिका को बताता है कि वे दोनों देवमात्र गुप्त के अनुचर हैं। तो मल्लिका भौचक्की होकर उन्हें देखती है। अनुस्वार से ही उसे ज्ञात होता है कि कवि कालिदास का ही नया नाम मात्र गुप्त है और वह कश्मीर के शासक होने जा रहे हैं। उनकी राज महिषी देवी प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलना चाहती हैं। कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलना चाहती हैं और वे दोनों घर को व्यवस्थित करने लगते हैं। तभी मातुल आकर संदेश देता है, जो कि कालिदास का मामा रहता है। कहता है कि देवी प्रियंगु मंजरी पहुंच चुकी हैं। मातुल मल्लिका की प्रशंसा करते हुए परिचय कराता है कि प्रियंगु मातुल को बाहर भेज देती है कि वह बाहर जाकर विश्राम करे। देवी प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी मल्लिका से कहती हैं कि वह सचमुच वैसी ही है जैसे उसने कल्पना की थी। वह उसके घर को देखना चाहती है। कहती है कि जब कालिदास मेघदूत लिख रहे थे तो यहाँ की चर्चा करते थे। कालिदास हमेशा तुम्हारी ही बातें करते रहते थे। यह सुनकर मल्लिका थोड़ी बहुत खुश होती है। उसके बाद प्रियंगु मंजरी कहती है कि इस भूमि का आकर्षण ही उसे यहाँ लाया है। प्रियंगु मंजरी खिड़की से बाहर का सौंदर्य देखने में व्यस्त हो जाती हैं। फिर आकर आसन पर बैठ जाती हैं और मल्लिका को भी पास में बैठने के लिए कहती हैं। मल्लिका के हाथ में कालिदास के लिखे ग्रंथ देखकर प्रियंगु मंजरी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहती हैं कि उसे ज्ञात हो चुका है कि वह कालिदास की बचपन से संगनी रही हैं। वे भी तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए अपने में खो जाते हैं। कालिदास हमेशा ही अपने गांव की बातें वहाँ पर बताते हैं उज्जैनिया में, और तुम्हारे बारे में ही हमेशा बातें करते रहते थे। राजनीतिक कार्यों में भी उनका मन नहीं लगता था। राजनीति में रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब दूसरे चरण में वह चाहती हैं कि उनके आगे बड़े चरण पीछे न हटे। मल्लिका राजनीति के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करती है। प्रियंगु मल्लिका को बताती है कि वह अपने साथ हरिण, शावक और औषधियाँ ले जाएगी। वह यहाँ के जैसे घरों का निर्माण कराएगी तथा मातुल का परिवार साथ ले जाएगी ताकि कालिदास को यहाँ के वातावरण की कमी का अनुभव न हो। वह मल्लिका को भी साथ चलने को कहती है, पर मल्लिका विनम्रता पूर्वक कहती है कि वह स्वयं को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती तथा उनके साथ जाने से मना कर देती है। प्रियंगु मंजरी चाहती थी कि मल्लिका कालिदास को भूल जाए, इसलिए वह मल्लिका से कहती है कि तुम हमारे राज्य के किसी अधिकारी से विवाह कर लो और उनके साथ ही बस जाओ। तभी अंबिका अस्वस्थ हालत में ही वहाँ आ जाती है। फिर मल्लिका यह कहती है कि माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे वापस अंदर ले जाती है, पर माँ शिकायत के स्वर में मल्लिका से कहती है कि वह उससे अधिक स्वस्थ है। प्रियंगु मंजरी घर की दुर्दशा देखकर मल्लिका से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर मैं फिर से और अच्छी तरह से बनवा दूँ, पर मल्लिका मना कर देती है
कहती है मेरा घर जैसा है वैसा ही ठीक है। फिर अंबिका चाहती है कि प्रियंगू मंजरी उनकी सहायता करे, घर का निर्माण कराए, लेकिन मल्लिका को समझाती है कि आज कालिदास शासक है, उसके पास संपत्ति है, पर मल्लिका के हट के सामने विवश हो जाती है और मल्लिका की माँ अंबिका भी मना कर देती है घर बनाने से। तभी विलोम प्रवेश करता है और विलोम जो कि कालिदास का दोस्त रहता है और उसे कालिदास से थोड़ा बहुत जलन भी रहता है, क्योंकि वह कालिदास के जितना आगे नहीं बढ़ पाता है रचनाओं में, और उसे भी मल्लिका से थोड़ी बहुत प्रेम रहती है। फिर विलोम मल्लिका की माँ अंबिका से कहता है कि सारा गांव उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या कर रहा है। अंबिका कहती है कि वह स्वयं ग्रामवासियों को अपने सौभाग्य के बारे में बताएगी। विलोम कहता है कि आज ग्रामवासियों के पास उसकी बात सुनने का अवकाश नहीं है। वे बाहरी अतिथियों के लिए यहाँ के पत्थर आदि सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। राजवधू के विशेष आदेश पर हरिण शावक भी एकत्रित किए जा रहे हैं। राज परिवार के साथ उज्जैनियों के कलाकार भी यहाँ की हर वस्तु की आकृतियाँ बना रहे हैं। वे यहीं की हर वस्तु को विचित्र रूप में देख रहे हैं और वहाँ के लोगों को यह सब दिखाना चाहते हैं। इसी बीच अंबिका बोलते बोलते हांफने लगती है। तब मल्लिका माँ को विश्राम करने को कहती है। विलोम बताता है कि वह कल के उत्सव की सूचना देने आया था और कहता है आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। मल्लिका विलोम से कहती है कि वह इस समय ऐसी बातें न करे जिससे माँ को दुख हो। विलोम बताता है कि अंबिका के दुख का कारण वह जानता है। अंबिका बहुत सी बातों को मन में छिपा लेती है, पर वह स्पष्ट कह देता है। वह बाहर देखकर बताता है कि पर्वत शिखर से एक अश्वारोही आ रहा है, उससे उसकी पुरानी मित्रता है। वह उससे मिलकर उसकी कुशलक्षेम पूछेगा। मल्लिका उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। घोड़े के पैरों का स्वर पास आता सुनकर मल्लिका अनुरोध करती है कि विलोम चला जाए। फिर घोड़े की चलने की आवाज़ दूर जाने लगती है। मल्लिका सदमे में चली जाती है और विलोम व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है कि वह जा रहा है। अंबिका कहती है वह जानती थी कि वह नहीं आएगा। अंत में उसके न आने पर उसे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मल्लिका की आंखों से हताशा झलक रही है। वह विलोम से वहाँ से चले जाने को कहती है। विलोम के जाते ही मल्लिका अपने को संभाल नहीं पाती, भीतर चली जाती है। अंबिका आवेश और हताशा के बाद करुण स्वर में मल्लिका को आवाज़ देती है, जिसे सुनकर मल्लिका रुक जाती है। अंबिका बेटी को बाहों में ले लेती है और मल्लिका उसके वश में मुंह छिपाकर रोने लगती है। तभी मल्लिका की माँ अंबिका कहती है कि वह कालिदास के लिए ना रोए, क्योंकि कालिदास कश्मीर का राजा बनने जा रहा होता है और अपने गांव के ही रास्ते से जाता है। पर कालिदास एक रात अपने गांव ठहरता भी है, पर मल्लिका से मिलने नहीं आता। इसलिए उसकी माँ उसे अपनी बेटी मल्लिका को चुप कराती है। फिर मल्लिका कहती है कि मैं किसी के विषय में कुछ सुनना नहीं चाहती। मल्लिका सिसकती और रोती रहती है। फिर अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है। यहीं पर अंक 2 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।